देखिए, स्त्रियां जो हैं सारी कथाएं जानती हैं। एक लड़के ने मुझे प्रेम पत्र लिखा, हमने एक दूसरे की उंगली भी नहीं छुई होगी। ए जी कोई मचो ऐसे शहर में। और जब मैं शादी करके आई तो आप ताज्जुब करेंगे और विश्वास भी नहीं करेंगे कि मैं 3 चीजें लाई थी। माँ ने दहेज तो दिया नहीं था, मैं कामायनी लाई, उद्धव शतक लाई और लड़के की चिट्ठियां लाई, पति को दिखा दी। 3 भागों में मुझे बांट दीजिए। शादी से पहले मैं क्या थी, एक जीवन वो था। शादी हो गई, फिर एक जीवन वो आया जो मैं अपना नाम भी भूल गई। हम मार से नहीं मारे गए, हम प्यार से मारे गए। कि जब भी चाक पर समीक्षा आती थी मैं डर जाती थी, और फिर मैंने राजेंद्र यादव से कहा कि राजेंद्र जी 2 सीन हैं उसमें, तो उस पर लोगों को बड़ा ऐतराज है भाई है, तो है उतना ही कि कृष्ण सोबती के पात्र कहते हैं और मेरे करते हैं। मैं अब सवाल उठाती हूँ 2 उपन्यासों पे। एक कृष्ण सोबती का मित्रोमर्यानी है ना, आप कहेंगे कि इस पे तो किसी ने नहीं उठाया, मैं उठाऊंगी। राजन जी बहुत रूखा सूखा लिखते थे। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कमलेश्वर की अच्छी लगती हैं आपकी नहीं। हाँ, अगर आपके पात्र सिर्फ डायलॉग बोल के रह जाते हैं और करते हुए नहीं दिखाए जाते तो आपके पात्र नकली हैं। आदमी के मन में स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज़ है शंका कि मेरा आंचल न होता तो इधर नमम भी नहीं होता। कि मेरी माँ मुझे बिल्कुल पढ़ाना चाहती थी जैसे एक स्कॉलर होता है। उन्होंने पढ़ाया, मैं पढ़ी, उनके डर के मारे पढ़ी है ना। मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, मैं तो बकरी चराना चाहती थी। तो मैंने कहा कि अंत नहीं मिल रहा राजेंद्र, तो मुझे डांटा उन्होंने। कहते हैं दिल्ली में बैठ के सोचती हो कि गांव का अंत यहाँ मिल जाएगा तुम्हें, हैं? जाओ गांव जाओ। एक दिन तो उस दिन भी खुशी हुई थी जो मैंने अभी तक बताई नहीं किसी को, जिस दिन मेरी शादी हुई थी। वो सोचते थे मैं कुछ नहीं सोचती, जैसा लोगों में प्रचलित है कि औरत कुछ नहीं सोचती, लेकिन मैं अकेले में रोती थी। ए जी कोई मचो ऐसे है। तो जो दुख है ना वो शक्ति भी देता है। तो जब मेरी माँ ने ये किया, वो तो गांव भर से नहीं डरी, रिश्तेदारों से नहीं डरी, तो मैं इनसे डरूंगी क्या यहाँ पे। चाक का एक अंश शुरू करती। काश ये मौत होती मगर ये हत्या, पतित स्त्री गर्भिणी औरत की हत्या। मैत्री जी, दस्तावेज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एकदम शुरू से आपका बचपन, जो आपकी माँ कस्तूरी के संघर्ष के साथ पढ़ा, बचपन में आपने लोकगीत को गाते हुए चंद्रना का लोकगीत। आज जब इस मकाम पे हैं तो अपने बचपन को किस तरह से आप देखती हैं? मैं अभी भी उसी मुकाम पे हूँ जो बचपन में थी। चंद्रना का गीत अभी गा लेती हूँ है ना। और जो आज की पीढ़ी है और जो मुझसे बात करती है तो मैं उसको सुना देती हूँ। और यही नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वो लोकगीत है तो गांव में ही समझा। जब मैं कॉलेजों में जाती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में जाती हूँ, JNU में जाती हूँ, जामिया मिलिया में जाती हूँ, तो ये चंद्रना कथा सुनाती हूँ। तो वहाँ की जो टीचर्स हैं वो भी ताज्जुब करती हैं कि वैसे तो लड़कियाँ ज़्यादातर आती नहीं हैं स्पीच सुनने, लेकिन मेरे पास स्पीच नहीं होती, मेरे पास ऐसी कथाएँ होती हैं अपनी खीरापतेन दादी की तरह। मैं उन्हीं की वो हूँ, वारिस हूँ उनकी लोकगीतों की थाती को लेके, तो मैं यही सुनाती हूँ। तो मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि जहाँ लड़कियाँ आती नहीं थी वहाँ कम से कम 500 लड़कियाँ आईं और एक चित्त होकर चंद्रना कथा सुनती रही वो। और क्योंकि उसमें लड़की का जीवन है, लड़की के जीवन में जो हमारी नस्ल की प्रवृत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर सजा है। सजा भी क्या है, मृत्युदंड है। तो वो बड़े गौर से सुनती हैं और इसलिए कि इसको पलटा जाए। इन लोक कथाओं से भरा जो आपका बचपन, कुछ उसके बारे में बताइए। नहीं,
हाँ, नहीं, देखिए मैंने उसमें लिखा भी है कि मेरी माँ मुझे बिल्कुल पढ़ाना चाहती थी जैसे एक स्कॉलर होता है, लेकिन मैं नहीं बन पाई वो। हाँ, मैंने क्लास जरूर पास की, बीए किया, एमए किया, लेकिन वो मैंने किताबें पढ़ के इम्तहान दे दिया, लेकिन जो मेरे मन में रहा वो रहा वो रहा जो मेरी सखी सहेलियाँ थी। कौन थी सखी सहेलियाँ? पढ़ने वाली नहीं, जो बकरी चराती थी, जो भेड़ें चराती थी, जो गांव में झूला झूलती थी, झूले पे गीत गाए जाते थे। एक चंदना ही नहीं, तरह तरह के गीत गाए जाते थे, और झूले पे ही नहीं, पूरे साल कुछ कुछ गीत गाए जाते हैं। मैं उन्हीं को याद कर लेती थी, और उनके साथ छोटी सी थी तो भी खूब उनके गले में गला मिला के गाती थी। और माता जी आती थी, वहीं मुझे पीटती थी कि ये जो बिगड़ जाएगी, और खेरापति दादी को भी गुस्सा करती थी कि इस बुढ़िया ने, मेरी दुकरिया ने मेरी लड़की बिगाड़ दी, मैं इसे पढ़ाना चाह रही हूँ, ये गंवार ही रहेंगे। तो खेरापति दादी फिर बहस करती थी माता जी से कि ठीक है, तू पढ़ा ले, किताब पढ़ा ले, कापी पढ़ा ले, उन पर तो यही आता था, तू लिखा ले, इसे क्या बनाएगी तू? अरे हम तो वो कथा सुना रहे हैं, वो कहानी कह रहे हैं जो इसके जीवन में इसे भी भुगतनी पड़ेगी। कौन सी औरत है जिसको नहीं भुगतनी पड़ती? दादी ऐसे कहती थी। दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, दादी बिल्कुल अंगूठा छापती, लेकिन देखिए उनका दर्शन। मैं अगर मुझसे पूछा जाए, किताबें मैंने पढ़ी हैं, फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट रहा है, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, संस्कृत मेरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन दादी का जो दर्शन था वो मेरे अंदर बस गया है जैसे। कोई गीत याद है? अगर 3-4 पंक्ति अब मेरा आवाज़ तो अच्छी नहीं है, मुझे खांसी भी हुई है, तो मैं आवाज़ में तो उसमें नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन सुना दूंगी, चंदना ही सुना देती हूँ 2-4 लाइन। तीजन चर्चा चंदना की चल रही जी, ए जी कोई मचोए शहर में शोर सिर बदनामी, चंदना बेटी ले रही जी। जब पिता को पता चलता है कि लड़की की तो बदनामी हो रही है, तो पिता कहते हैं, बोलो जी बोलो जगाम के नाउए जी, ए जी कोई पंडित से चिट्ठी लिख बाएं, चिट्ठिया तो भेजो चंदना के सासरे जी। बदनामी ले रही है, तो इसकी जो गौना नहीं हुआ था, शादी हुई थी बस, तो किसी लड़के से प्यार है, तो पंडित से गौने की चिट्ठी लिखवाओ कि विदा करा ले जाओ। विदा की चिट्ठी नाई जो है ले जाता है, तो वहाँ कुंवर जी जो पति होते हैं उसके, वो चौपाल पे बैठे हैं और वहाँ चिट्ठी देता है, तो कुंवर जी को शक होती है। चिट्ठी जब नाई ले जाता है और वो चौपाल में बैठे हैं कुंवर जी, उनको देता है, तो उनको एक ताज्जुब होता है, मैं इतना ही सुना के वो करूँगी, उनको ताज्जुब होता है कि सावन में तो सब लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं, ये चिट्ठी लेके क्यों आया है, और ये कह रहे विदा करा ले जाओ। तो उनके मन में शंका पड़ जाती है। आदमी के मन में स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज़ है शंका, बहुत जल्दी, है ना, शंका होती है, वहीं से फिर सारी कहानी चलती है। आपने कहा गा के सुना दिया, ये मल्हार है, ब्रज की मल्हार है। आपकी माँ कस्तूरी 800 रुपए दहेज दे के उनको एक तरह से उनके भाई ने बेच दिया था। जल्द ही फिर वो आपके पिता गुजर गए, और गांव वाले कहते रहे कि रार क्या हुई, साढ़ हो गई, बच्चों की परवाह नहीं करती, पढ़ने के लिए आती है। उस दौर में इस तरह का जीवन क्या प्रभाव रहा माँ का आपके ऊपर? ये सब जो बातें होती थी, इसका असर तो मैं बच्चा थी तो मुझ पर कुछ नहीं होता था, लेकिन एक जरूर मैं सोचती थी एक बच्चे के नाते कि सबकी माएँ घर में रहती हैं, मेरी माँ क्यों नहीं रहती।
सबकी माँ मतलब यहाँ तक भी सबकी माँ झूला झूलती है, मेरी माँ क्यों नहीं झूलती। सबकी माँ होली खेलती है, मेरी माँ क्यों नहीं खेलती, है ना। मेरी माँ सफ़ेद धोती क्यों पहनती है, मेरी माँ गीतों में नहीं जाती है, जो शादी के गीत वीत होते हैं। तो उनके जीवन से मुझे लगता था जैसा वो जीवन जी रही थी, हम भी जी रहे थे उनके साथ। मुझे भी नहीं कान नाक नहीं छिदाने देती थी, नहीं ये नहीं। बाल भी कटा दिए थे, उस जमाने कौन बाल काटता था, है ना। हाँ, बाल भी कटा दिए थे। तो जो वो मना करती थी वही मैं करने की जिद करती थी। जब उन्होंने नाक कान नहीं छेदने दिए तो मैं छुप के छिदवाया। मेरी एक मौसी थी, उन्होंने छेद दिए। जब उन्होंने बाल मेरे काट दिए, कटवा दिए, तो थोड़ी सी बड़ी होके मैंने बाल बड़े कर लिए और यहाँ तक मेरे बाल हो गए हैं। उतने ही बालों ने भी होड़ कर ली कि वो लंबे उतने हो गए, बड़े हो गए। तो ये होता है कि एक जो बच्चा देखता है कि सब तो ऐसे हैं, ये हमारे घर में ये अजूबा क्यों है। ये तो समझ में नहीं आता था कि पिताजी नहीं हैं। तो और कोई भी ऐसा जो आडम्बर है, आज मैं भी नहीं मानती हूँ आडम्बरों को, वो नहीं मानती थी, गांव में रह के भी नहीं मानती थी। मान सकती थी, है ना, लेकिन नहीं। तो मेरे ऊपर यही प्रभाव पड़ा और उल्टा पड़ा, उल्टा। उन्होंने पढ़ाया, मैं पढ़ी, उनके डर के मारे पढ़ी, है ना। मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, मैं तो बकरी चराना चाहती थी। हाँ, अपनी सहेलियों के साथ खेतों में भाग जाती थी, वहाँ तेजी पकड़ के लाती थी, है ना। और टीचर कहते थे ये नहीं पढ़ेगी, ठीक है। तो लेकिन मैं पढ़ी, डर के मारे पढ़ती थी और मैंने क्लासें में पास की, क्योंकि हर साल पास करके दिखाना पड़ता। उसी का कारण तो है, आपने देखा होगा उस मेरी आत्मकथा में, उसी का कारण है कि फिर एकाएक मैंने ये कहा मेरी शादी कर दो। जो माँ ये कहती है शुरू में अपनी माँ से कि माँ मेरी शादी मत करना, मेरा ब्याह मत करना, उसी की बेटी ये कहती है कि माता जी मेरी शादी कर दो। तो माता जी के लिए बहुत बड़ा धक्का था कि उनकी लड़की ये कह रही मेरी शादी कर दो। तू शादी कराएगी? तो मैंने सोचा था तू सोचे तो कृपलानी बनेगी, तू सरोजिनी नायडू बनेगी। लेकिन मेरा माँ जो आप पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत सादा मिजाज की एक स्त्री जो होती है, वो उसमें मैं वो हो रही थी, बढ़ रही थी उस तरह से। और मैं एक जैसे कहना चाहिए सामान्य औरत की तरह, माता जी तो सामान्य थी नहीं हमारे समाज के लिए, है। मैं वैसी थी, मैंने शादी करा ली और पढ़ते ही मैं करा ली। मैं बीए करके एमए में आई थी तब मेरी शादी हो गई। तो माता जी नहीं चाहती थी। तो जब उन्होंने वो शर्तें रखी तो कई बार तो मुझे ये लगा ये मेरी शादी करना नहीं चाहती हैं, और नहीं चाहती थी वो कि मैं दहेज नहीं दूंगी, मैं जन्म पत्री नहीं मिलाने दूंगी। हाँ, तो सब लोग भगा देते थे। तो मैं सोचती थी ऐसे तो मेरी शादी खुद जाती थी, किसी को जाने नहीं देती थी। मैं सोचती थी, और जब उनकी उम्र भी क्या थी, 40 साल की थी, है ना। तो मैं सोचती थी मेरी माँ मेरी शादी नहीं होने देगी, लेकिन हो गई बस। लोग एक बात जोड़ते हैं, लोग मुझसे कहते हैं जैसा मैं लिखती हूँ या जैसा मैं लोग कहते हैं मैं जैसे बड़ा बोल्ड लिखती हूँ और ऐसा लिखती हूँ वैसा लिखती हूँ। तो लोग क्या सोचते हैं मैंने लव मैरिज की होगी, लेकिन मैंने नहीं की लव मैरिज है, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। व्यक्तिगत जीवन को यहाँ हम लोग अब कंसाइज करते हैं इस सवाल के साथ। जी। आपकी नज़र में आपके जीवन की वो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं जिससे आपका व्यक्तित्व आज जिस रूप में है वो हो गया? सबसे पहली जो मैंने इनकी आत्मकथा में लिखा है, सबसे पहली जो एक लड़के ने मुझे प्रेम पत्र लिखा। उस वक्त मेरी उम्र 14 और 15 साल के बीच में थी, 14.5 साल हो गई मुझे। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी, लड़का 12वीं क्लास में। वो मेरे जीवन की ऐसी घटना है कि जिसे मैं आज तक नहीं भूली। और मैं सबसे कहती हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी कहती हूँ, हर जगह लड़कियों, क्योंकि लड़कियाँ बड़े उससे सुनती हैं ध्यान से कि जब उसने मुझे प्रेम पत्र लिखा और मैंने वो पढ़ा तो जाहिर है 14-15 साल की लड़की थोड़ी दहल जाएगी उसको, वो ज़माना है ना। लेकिन मैं पढ़ती रही, 3-4 बार मैंने पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि ये लड़का लिख सकता है ऐसी कविता में लिखा था उसने, तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। बस मैं लिखना शुरू किया कविता, उल्टी सीधी तुकबंदी, है ना। लेकिन वो लड़का मेरी कॉपी लेता था, कॉपी के पीछे लिखते थे,
टीचर से कॉपी मेरी ले जाता था, उस पर एक और अच्छी कविता लिख देता था। तो मैं कहूँ मैं तो इसके सामने लिख ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे करके मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, ये कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। मुझे वो लड़का भी अच्छा लगने लगा बहुत, आज भी नहीं भूली मैं उसको। मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चों की भी शादी हो गई, मैं वो नहीं भूलती उसको। हमने कभी आपस में बहुत बातें नहीं की, हमने एक दूसरे की उंगली भी नहीं छुई होगी, बस इतनी दूरी जितने आप बैठे उतनी दूर से कभी बात की। तो मैंने एक बार कहा कि छोटी जगह में पढ़ते थे, तो देखिए ये हो जाता है ना कि जैसे ही पता चला ये लड़की, ये कब इसने लड़के का तो पता चल गया इसने चिट्ठी लिखी है ऐसी ऐसी, फैल जाती हैं। और लड़के ने भी कह दिया होगा मैं लिखी, वो शर्माते थोड़ी, लड़की छुपाती फिरती। तो मैंने उससे कहा एक दिन कि तुम ऐसा क्यों करते हो, देखो खिड़कियों पे नाम लिख दिए हैं हमारे लड़कों ने, मेरे और तुम्हारा नाम लिख दिया है। क्योंकि उस स्कूल में मैं एक लड़की थी, 500 लड़के थे और छोटी छोटी 2-3 लड़की पढ़ती थी, हम बस इतना ही था। तो बोला आके मुझसे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो मेरे जीवन की घटना है ऐसी कि जिसको मैं नहीं भूलती। मुझसे बोला कि अच्छा लड़के नाम लिख देते हैं तो गलत थोड़ी लिख देते हैं, प्यार करोगी और छिपाओगी भी। एक बात फिर मुझे चिट्ठी लिखने लगा ऐसे कि तुम अपने जीवन को और सादा बनाओ। एक लड़का, मैं आज का ज़माना और वो ज़माना जोड़ के कह रही हूँ, एक लड़का क्या जिससे वो प्रेम करता है उससे ये कहेगा कि अपने जीवन को और सादा बनाओ? वो तो कहेगा सज बज के आओ, अच्छी लगो, है ना। लेकिन वो उस उम्र में जो 18 साल का वो होगा, बस तुम अपने जीवन को, मैं भूली नहीं वो, ना तो ये भूली कि प्यार करोगी और छुपाओगी भी, ना वो भूली कि अपने जीवन को और सादा बनाओ। मुझे कोई शौक़ तब से रहा नहीं बिल्कुल, है। आज भी मैं और मेरे पति भी नाराज़ होते हैं कि तुम जो है मॉडर्न नहीं बन पाएंगे। भाई वो डॉक्टर हैं, उनकी सोसाइटी दूसरी है। एक तो वो घटना, दूसरी घटना समझ लीजिए कि खीरापति दादी मेरे जीवन में आई। मैंने ये गीत सुने जो मेरे आज मेरे पास जो पूंजी है उन्हीं लोकगीतों की। आपने चाक पढ़ा होगा, आपने गुड़िया भीतर गुड़िया भी देखा, और भी मेरी चीज़ें देखी। 3 घटना आप करें। तीसरी घटना राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सिखा दिया कि जो तुम्हारे पास ये जितना मसाला है, जितना तुमने ये जोड़ रखी है सामग्री, इसको कैसे प्रयोग करोगी, कैसे इसका इस्तेमाल करोगी। तो उन्होंने, जब मैंने एक एक उपन्यास मैंने लिखा है, मेरे ख्याल में अब 11 उपन्यास में लिख चुकी हूँ, तो उसके लिए उन्होंने एक एक उपन्यास के लिए मुझे 10-10 उपन्यास पढ़वाए ज़बरदस्ती। ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, मतलब जिस तरह का वो मेरा वो देखते थे वैसे ही उपन्यास प्रेजेंट कर देते थे मेरे सामने प्रस्तुत कि ये पढ़ के आओ तब बात करना। तो इस तरह की है ये घटना मेरे लिए, जो मुझे आप लेखन की बात पूछ रहे हैं। उस लड़के से मैंने लिखना सीखा, कविताओं में इंटरेस्ट हुआ तो साहित्य पढ़ने लगी। लड़का फेल हो गया, मैं पास हो गई, लड़का प्रेम करता रहा बेचारा। मेरी माता जी ने कहा भी कि लाली तू उससे शादी कर ले जो चिट्ठी लिखता था प्रेम की। मैंने कहा उससे नहीं करूँगी। तो माता जी उसके घर भी हो आई, बोले बड़ा अच्छा है, मेरी बड़ी खातिर की उसने। तो मैंने कहा तुम्हारी खातिर की तो मैं शादी कर लूँ उससे। लेकिन देखिए एक बात कहती हूँ, शादी एक दूसरी चीज़ है, प्रेम एक दूसरी चीज़ है। लोग मानते नहीं हैं इस बात को। शादी एक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी, लेकिन प्रेम जिम्मेदारी नहीं है। प्रेम में बच्चे पैदा नहीं करने पड़ते हैं, है ना, या करने नहीं होते हैं। ज़बरदस्ती तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन एक फर्ज बनता है कि बच्चे भी हों। तो ये सब चीज़ें हैं, पर फर्क इसलिए तो उससे मैं, अगर मैं उससे शादी कर लेती तो आज ऐसे याद करती क्या, अब तक तो जाने कहाँ पहुँचते। एक बात और मिला दूँ इसमें, जैसे उस उम्र का प्रेम जो है आदमी भूलता नहीं है ना। और जब मैं शादी करके आई तो आप ताज्जुब करेंगे और विश्वास भी नहीं करेंगे कि मैं 3 चीज़ें लाई थी। माँ ने दहेज तो दिया नहीं था,
मैं कामायनी लाई, उद्धव शतक लाई और लड़के की चिट्ठियां लाई, पति को दिखा दी। मैंने कहा बाद में कोई चक्कर पड़े तो अभी ठीक है। कब लगा आपको कहानीकार बनना है या कहानियों को लिख देना? मैंने लिखा भी है, इसमें किताब में भी लिखा है। मेरी कोई मेरा इरादा नहीं था लेखिका बनने का, बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि शादी को तब तक, जब मैंने शुरू किया है ना शादी को, तब तक 25 साल हो चुके थे हैं, और मेरी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। तो उसी ने कहा कि मम्मी अब लिखो, तुम लिखने लगो, हम तो चलो हमारा जो कुछ हमने कैरियर बना लिया। अब मैंने कहा कि लिखूं कि हाँ, हमारे लिए भी तो, हमारे स्कूल के लिए लिख देती थी किताब, वो कहानी कविता थोड़ा बहुत लिखती थी, साहित्य में रुचि थी इसलिए लिख देती थी। तो मैंने कहा तुम क्यों कह रही हो ये सब? तो कहने लगी कि पहले हमारे नाम से लिखती थी, अब अपने नाम से लिखो। तो मैंने कहा इसमें अभी मैं वो अंश पढ़ना भी चाहती थी। मैंने कहा कि मेरा क्या नाम है बेटा, मैं तो वो भी भूल गई। हमारी जैसी औरतें अपना नाम नहीं याद रख पाती, उनका नाम उनके पति की पत्नी से ही चलता है। तो मैं तो तुम्हारे पापा का जो नाम है उसकी उनकी बहू हूँ, मिसेस शर्मा हूँ, यहाँ दिल्ली में गांव में उनकी बहू हूँ, बाकी मुझे कुछ। तो कहने लगी कि अरे अरे आप ऐसी बातें करते हैं, आप लिखो तो सही। तो मैंने लिखना शुरू किया। इसके बाद वो अवसर कब लगा कि आज मैंने जो लिखा है और जिस अभिव्यक्ति की मैं तलाश कर रही थी वो मुझे मिल गई? किस रचना के साथ यह एहसास होगा? देखिए, जब तक इदन्नमम नहीं आया था और उसको लिखते हुए मैंने बीच में एक कहानी लिख दी थी, वो थी फैसला। फैसला लिख के मुझे लगा कि हाँ मैं लिख दूँगी, क्योंकि फैसला जब मैंने राजेंद्र यादव को दिखाई तो मुझे नहीं पता था मैंने कैसी लिखी है। मैंने कहा राजेंद्र जी देखना, ये कैसी कहानी है, मुझे कहीं भेजनी है इसको। तो उन्होंने जब पढ़ी तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि अरे मूर्ख, तुम ये कहानी कैसे लिख लाई? तो मैंने कहा अच्छी है क्या? तो कहते हैं इसको कहीं नहीं भेजोगी, मैं छापूंगा हंस में। उस कहानी से वो आज भी इतनी लोकप्रिय है, और वो तब से आज तक 93 में लिखी थी, आज तक वो रेलिवेंट है, क्योंकि वो गांव में जो स्त्री प्रधान होती है, चुनी जाती है, उसकी कहानी है। वो कौन सी किताबें रहीं जिनको पढ़ के आपका निर्माण हुआ, जिन किताबों के पास आप बार बार वापस लौट के जाती हैं? मैला आंचल, न हन्यते मैत्रेयी देवी का, एक और है वो मराठी लेखक का है, नाम भूल रही हूँ इस वक्त, तो वो नचनिया के ऊपर है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और कई हैं महाश्वेता देवी के कुछ किताबों ने मुझे प्रभावित किया। और इस्मत चुगताई के टेढ़ी लकीर और कागजी है पैरहन। इतने वर्षों से आप लिख रहे हैं, लेखन और इतना कुछ लिखा है, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत और पुलिस महिलाओं के ऊपर एक की तरह भी है। लेखन का आपका क्या रूटीन है? देखिए, लिख तो रही हूँ, 90 से शुरू किया है, वो आया शायद 92 में आया है। हाँ, उससे पहले चिनार कहानी संग्रह आया। हाँ, इदन्नमम चर्चित हो गया बहुत है, ये मुझे उसका भी पता नहीं था। मैंने क्या क्या लिखा है उसमें। मुझे लगता है, एक बात कहूँ यहाँ पे, कि जब लेखक बहुत कॉन्शियस होके नहीं लिखता तब कोई अच्छी रचना बन जाती है, और जब लेखक बहुत ये खाली लिखने के लिए लिखता है तब गड़बड़ जाता है मामला। तो इदन्नमम का मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैसा लिख रही हूँ।
राजेंद्र यादव ने ही पढ़ा और कहा भी कि नहीं अच्छा है और मैं इसकी भूमिका लिखूंगा। उन्होंने भूमिका लिखी। आपने एक जगह कहा भी था, मुझे कभी नहीं लगा कि शिल्प खोज करती रचना करनी चाहिए। आपकी जो ईश्वरी फाग हाँ। किस्सा लोक कथा पे आधारित ही है। और फिर रेणु का आप पे प्रभाव रहा। आपने भी उसी तरह लोक रंग लोक भाषा में अपने उपन्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिखा। और आपने एक जगह वर्णन भी किया, रेणु का चित्र आपने लगाया वो वैसे के वैसे ही रहे और राजेंद्र यादव में बदलाव आता गया। अभी हम लोग सिर्फ रेणु पे बात करेंगे। रेणु का जो लेखन रहा उसका प्रभाव आप पे क्या पड़ा और आपके नज़र में वो क्या रहा, और फिर आप उनसे कैसे अलग होती हैं? जब मैंने मेला आंचल पढ़ा है ना, तो जो उसमें भाषा है वो मेरी समझ में पहली बार में नहीं आई थी, क्योंकि वो उनकी भाषा है। मेरी बुंदेली भाषा थी या ब्रज भाषा है, दो मैं भाषा लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। वो मैंने 3 बार पढ़ा तो मेरी समझ में पूरा अच्छे से आ गया। और उसमें जो जितनी उसमें मिठास थी या जितनी उसमें लास्य या जितना उसमें लोक रंग है वो मेरी समझ में आता गया है ना। तो जब इधर नमम लिखा उससे पहले मैंने वो पढ़ लिया था। तो मैं हमेशा कहा करती हूँ, मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है कि मेला आंचल न होता तो इधर नमम भी नहीं होता, है ना। और किसी ने वो भी किया, शायद परमानंद श्रीवास्तव ने कहा या किसने कहा कि ये मेला आंचल की तरह इसमें भी डॉक्टर है वहाँ भी डॉक्टर है ना, मतलब उस तरह। वो तो खैर एक कोइंसिडेंस है या मेरा जो मेरी इच्छाएं या जो मेरा सरोकार ज़्यादातर रहा कि मैं डॉक्टर से ही शादी करूंगी, वहीं से चला। फिर मैं बच्चे हुए तो बच्चों को ही डॉक्टर बनाऊंगी, बच्चों को डॉक्टर ही बनाऊंगी, है ना। तो अस्पताल और डॉक्टर मेरी कमजोरी रहे, है ना। तो वही हुआ, घर में अब सब डॉक्टर हैं मुझे छोड़ के 3 लड़कियां 3 दमाद, है ना, और उनके बच्चे हैं। हाँ, उनके बच्चे, हाँ, बच्चे के बच्चे। वो बॉम्बे में एमडी कर रही है और उससे छोटी जो है वहाँ MBBS कर रही है। तो मैं कहती हूँ अब तो धारा बदल दो। लेकिन हाँ, डॉक्टर पे बात कर रही थी। मुझे शुरू से ये पेशा बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। मैं नहीं बन पाई क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। रेणु से आप कैसे खुद को अलग? हाँ, जो उनके पात्र हैं उन्होंने पूरे गांव को उठाया, पूरी जातियों को उठाया, जो लगभग मैंने वैसा चाक में किया है थोड़ा बहुत। हाँ, तो उससे अलग फिर यूँ हो गया कि एक पुरुष का लिखना एक स्त्री का लिखना थोड़ा तो अलग होता ही है ना। वो कितना ही स्त्री मन को टटोलें, मेरे मुकाबले नहीं टटोल सकते। मैं कितना ही पुरुषों को टटोलूं कि उनकी क्या आदत है, वो कैसे नाचता है, वो ढोलक वाला कैसे उनकी तरह मैं नहीं कर सकती। तो ये फर्क होता है, अभिव्यक्ति का थोड़ा किस तरह कौन करता है अभिव्यक्त, तो उसका फर्क होता है। तो शायद इसीलिए हो गया। और एक और बात जो आपके सामने मैं कहना चाहती हूँ कि मैं स्त्री की जो दशा होती है, स्त्री की जो दशा होती है, जो स्त्री की अवस्थाएं होती हैं, एक कुंवारी आदमी की नहीं होती है ऐसी, एक कुंवारी, एक ब्याही और एक विधवा, है ना। उसको कई खांचों में बांट दिया जाता है। तो पहला मैंने लिखा विधवा बहती रही, एक विधवा की कहानी है। दूसरी मंदा कुंवारी लड़की की कहानी है। तीसरी सारंग विवाहिता की कहानी है ना। कि मतलब हम किस तरह से हम खांचों में बटी स्त्री को हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं या वो क्या सोचती है। हर लेखक का एक अपनी दृष्टि होती है और एक प्रवृत्ति होती है। कुछ व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों के जो माध्यम होते हैं, कुछ दृश्य प्रधान होते हैं, कुछ व्यक्ति स्मृति प्रधान होते हैं। उसी तरह लेखक का भी अपनी दृष्टि होती है। तो आप मूलतः किससे अधिक प्रभावित होते हैं, किसी दृश्य से या अपनी किसी स्मृति से, या फिर कोई एक विचार के रूप में चीज़ें शुरू होती है फिर आगे बढ़ती हैं?
देखिए, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, जो आज है सब्जेक्ट हमारा, हाँ, मिथक, है ना। तो मिथकों के प्रति गांव में, शहर में बड़ा वो होता है कि ये ऐसा ही माना जाएगा। मान्यताएं, जिनको मान्यताएं भी कह सकते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। फिर उस मान्यताओं के बरक्स कुछ आदमी के विचार होते हैं, और कुछ उन पर जो एक तर्क उठता है, एक प्रश्न उठता है, वो भी काम करता है कि क्या इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए या हमें ऐसा ही मान लेना चाहिए। तो मेरे अगर आप पूछते हैं तो मेरे उसमें लेखन के उसमें वही प्रधान रहा कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम बदलेंगे, है ना। मैं अगर एक उसमें कहूँ कि जितनी भी चीज़ें मुझे रूढ़ी लगती थी या पाखंड लगते थे, तो उनको तोड़ा नहीं, बदलने में विश्वास रखती हूँ। अगला प्रश्न यह कि आपने जब 90 के दशक में लिखना शुरू किया और आज जब लगभग 28-29 साल हो गए हैं, शुरुआत में और अब के लेखन में आप क्या अंतर महसूस करती हैं? उसमें कोई विकास या बदलाव के चरण हैं? जाहिर है होंगे ही, है ना, हर एक के होते हैं, लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि देखिए, बेतवा बहती रही मैंने लिखा, जब छप के आया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैं फिर दोबारा मैंने त्रिया हाट उसी पे लिखा, पात्र वही थे लेकिन उसका वो बदला। एक और मैंने लिखा था स्मृति दंश करके, तीसरी पुस्तिका, वो मैंने फिर लिखा, अगन पाखी हुआ। हाँ, तो फिर वो अगन पाखी ठीक ठाक बन गया, उसकी तारीफ भी हुई, रिसर्च भी होती है। तो ये है, मैं खुद नहीं संतुष्ट थी। तो लेखक कभी नहीं, ऐसा नहीं कि अब हमने इदन्नमम भी मुझे बहुत नहीं, मुझे इदन्नमम से ज़्यादा चाक मैच्योर लगा, चाक के साथ ही साथ अल्मा कबूतरी भी मैच्योर लगा, है ना। तो जो मैं सोचती हूँ, लोग नहीं सोचते ऐसा, लोग इदन्नमम को ज़्यादा अच्छा कहते हैं क्योंकि वो धुला पुछा हुआ है। कौन कौन सी चीज़ आपकी नज़र में आपके लेखन में बदली? मेरे लेखन में पहले देखिए, जो बेतवा बहती रही तो मैं मणि शिवानी से प्रभावित हो गई थी उस वक्त, है ना। मैंने कुछ पढ़ा था, मैंने उसी रो में लिख डाला, लेकिन वो नहीं, मुझे कुछ नहीं अच्छा। फिर बदलाव तो यही होते गए कि हमें क्या लिखना है, कितना रखना है पाठक के सामने, और किस रूप में रखना है। हमें जो चली आ रही है परंपरा, हाँ, जो हमारी स्त्रियों ने भी लिखा, इस बात पे आप अंडरलाइन कर लें कि जो हमारी स्त्रियों ने लिखा, लेखिकाओं ने लिखा। देखिए, मैं एक दो बात कहना चाहूँगी यहाँ। लेखिकाओं ने लिखा तो उन्होंने बच के लिखा, झिझक के लिखा, इसलिए उनको चिंता जो स्त्री को रहती है ना कि हमको कोई बुरा ना कहे, हैं। मैंने इसका ही खंडन किया, मैंने जम के लिखा, और जो मेरे मन में आया और जो मुझे उचित लगा, दूसरे आदमी से संबंध बन गया, मुझे तो उचित लगा, लोगों को नहीं लगता, है ना। लेकिन मैं अब सवाल उठाती हूँ 2 उपन्यासों पे। एक कृष्ण सोबती का मित्रों मर जानी, है ना। आप कहेंगे कि इस पे तो किसी ने नहीं उठाया, मैं उठाऊंगी, है ना। या मनु भंडारी का आपका बंटी, हाँ, मित्रों मर जानी बहुत कुछ कहती है। जब इससे पहले स्त्री ने कभी ये भाषा नहीं बोली, कभी नहीं कहा कि मेरे शरीर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या है, कभी नहीं बोली। हम उसको सलाम करते हैं, लेकिन किया क्या? अगर आपके पात्र सिर्फ डायलॉग बोल के रह जाते हैं और करते हुए नहीं दिखाए जाते, तो आपके पात्र नकली हैं। वो चाहे कृष्णा सोबती हो, चाहे भगवान जी हो, मैं कहूँगी ये बात। उसने किया तो कुछ नहीं, क्या किया? आपने भी पढ़ा होगा कि उसने इस सारी दुनिया भर के आप जो है घर में बिखेरे अपने कि मेरा शरीर, मेरी इच्छा, मेरा फलाना, तुम्हारा लड़का नपुंसक है, ठीक है। किसी भी नपुंसक की वाइफ कहेगी, है ना, ठीक है। उसने कहा कुछ मतलब छुपा जाती है समाज में, उसने कहा बोल्ड है, ठीक है। फिर मायके चली गई, है। उसके बाद वो लौट आई, उसी पति के पास लौट आई। तो भाई इतना तमाशा काहे को किया था? दूसरी बात, आपका बंटी
मैं लिखूं तो बहुत बड़ा लिख सकती हूँ, लेकिन आपके सामने छोटा ही मैं बता रही हूँ। आपका बंटी में जो नायिका है वो प्रिंसिपल है। कहते हैं कि नहीं नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। उसके पास बच्चा है और हस्बैंड से तलाक हो जाती है, वो तलाक खुद कर लेती है, जो भी है। उसके बाद जो एक डॉक्टर है उससे प्रेम होता है और उससे शादी कर लेती है, और उसके ही घर चली जाती है, लड़के को भी ले जाती है। तो जैसी प्रवृत्ति पुरुष प्रवृत्ति होती है कि औरत तो अच्छी लगती है लेकिन वो बच्चा नहीं अच्छा लगता, तो बच्चा नहीं अच्छा लगता तो उसको वहीं डाले आते हैं पहले बाप के यहाँ। क्यों जी, आप आर्थिक रूप से समर्थ थी, आपके पास बंगला था, आप प्रिंसिपल थी, आप ऐसी श्रृंगार की पड़ी थी कि सिंदूर की पड़ी थी कि काय की पड़ी थी तुम्हें, जो तुमने उससे शादी कर ली, अपने बच्चे को भी यहाँ कर लेती शादी, तो कहती मेरे यहाँ आया करो जाया करो, जो भी। वहाँ बसने क्यों चली गई? और तुमने अपना बच्चा फेंक दिया, जिसकी पूरी कहानी चल रही है ना। मैं यहाँ सहमत नहीं थी। मैं होती अगर तो मैं वो कहानी लिखती, मैं मेरी नायिका होती वो जो मेरे घर एक धीवर थी जो पानी भरती थी, वो विधवा थी, वो किसी आदमी के साथ आ गई शादी करके, वैसे ही उसमें तो बैठ जाते हैं धीवर में, ऐसे ही बच्चा लाई 5 साल का। वो जो है वो भी आदमी वैसे ही औरत से तो प्यार करे और बालक को ना पसंद करे। तो उसने कहा कि देखो, मेरे से कहने लगी कि देखिए ये जो है मेरे बच्चे को पसंद नहीं करता, मैं कैसे रहूँगी यहाँ, है ना। एक दिन आई गठरी पठरी लेके कि बहू जी मैं आपसे मिलने आई, मुझसे बोली। मैंने कहा अच्छा ये क्या? मैंने सामान ले, मैं जा रही हूँ। मैंने क्यों? कि मेरे लड़के को नहीं देख सकता ये, और कभी कान ऐठ देता है, कभी कुछ करता है, और रोटी खाए तो खाने नहीं देता। हम बता मैं कैसे खा लूँगी, मेरा बच्चा नहीं खा। उसने बाँह पकड़ी लड़के की, कहा चल लल्लू, हाथ पाँव दें भगवान ने, मेहनत करेंगे और खाएंगे। वो नायिका है मेरी। यहाँ एक दूसरी दृष्टि से हम लोग देखें, जैसा कि आपने कहा मैं सिर्फ खोज कर फिर रचना नहीं करती, उसी तरह जो विचारधारा व्यक्तिगत होती है या कोई एक आदर्श मॉडल होता है अच्छे समाज का, वो अलग होता है। लेकिन व्यक्ति जो उसको पसंद करता है लेकिन जिस अवस्था में होता है उसके लिए वो तैयार नहीं होता है, तो एक अंतर ये आते हैं। तो उनका जो लेखन है हो सकता है इस दृष्टि से है, और यहाँ पर अगर कोई लेखक अपने विचारधारा के कारण अपने लेखन में दबाव डालता है तो वो कृत्रिम लेखन हो सकता है कि उनका जो लेखन है वो उनका स्वाभाविक तरीका। अच्छा, उनका नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ आपसे, मैं वही कह रही हूँ कि उन स्त्रियों को ये नहीं है कि वो हमसे बड़ी थी और वो महान लेखिका थी तो हम सारी चीज़ें उनकी मान जाएं। मैंने उनको फॉलो नहीं किया है, जबकि करना चाहिए था। वो हमारे आगे आगे चलने वाली मशाल थी, है ना। तो मुझे लगा भाई उनका है, और उन पे कोई वैसे सवाल नहीं उठे जो मुझ पे उठते हैं। देखा आपने, आप तो पूरा देख रहे होंगे। तो मनु भंडारी पे कोई ये सवाल उठाएगा? कभी नहीं, है ना। इवन कृष्णा सुप्ती तो बोल रहे हैं, वो बहादुर हैं, यही कह के मतलब उनकी आरती उतारते रहेंगे, हमसे कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन हमें मंजूर है, हम सच बोल रहे हैं, हमारे पात्र नाटक नहीं करते। यहाँ एक हम लोग क्या यह कह सकते हैं, आपकी जो माँ रही, हाँ, उनका जो जीवन रहा संघर्ष का, और उसका एक प्रभाव रहा आपको अपने को फिर से साबित करने का एक दबाव हमेशा है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जीन्स भी कुछ होते हैं, जीन्स का भी असर होता है। जब मेरी माँ ने उस जमाने जब अंग्रेजों का राज था, जब बाबूजी के लिए रोना छोड़ के और झोला उठाया किताबों का और ससुर से कहा कि दादाजी मैं पढ़ने जाऊंगी। वो अपाहिज थे मेरे बाबा, है ना। मैं 1.5 साल की थी तब। तो मेरे बाबा ने कहा, उनका भी दिल देखिए, बिना पढ़ा आदमी था वो, किसान और अपाहिज। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा तुम पढ़ने जाओ, गांव की परवाह मत करो, मैं देख लूँगा। मेरा तो बेटा मर गया, बेटे तेरा पति मर गया, तू मर भी जाएगी तो कोई सती नहीं कहेगा, बच्ची को मैं रखूँगा। तो जो दुख है ना वो शक्ति भी देता है। तो जब मेरी माँ ने ये किया तो मैं इनसे डरूंगी क्या यहाँ पे? वो तो गांव भर से नहीं डरी, रिश्तेदारों से नहीं डरी,
और उस स्थिति में जहाँ पढ़ना लिखना नहीं था। हाँ, पढ़ना लिखना सोचते भी नहीं थे कोई। एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहता है कि किसी भी स्त्री लेखिका के बारे में बात किया जाता है तो उनके साहित्य के बारे में चर्चा की जाती है तो कहा जाता है कि ये एक अच्छी महिला लेखक हैं। और जबकि 90 के दशक में ऐसा हुआ कि बहुत सारे अच्छे उपन्यास महिला के आए, कि आपके आए, कृष्णा सूर्ति के आए, जालका सरवगी के आए, महत्वपूर्ण रहे, पुरुष के भी रहे लेकिन बराबरी में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये है, ऐसा क्यों है? क्यों अच्छी महिला? हाँ, क्यों एक महिला केवल उसके उपन्यास पे चर्चा नहीं क्यों जाती? अब मैंने बता तो दिया, इसीलिए कहा जाता है। मेरे लिए किसी ने कहा क्या कि बड़ी अच्छी महिला और उनके उपन्यास हैं। चाक पे लगभग 150 समीक्षा छपी, 10 भी नहीं आई कि पॉजिटिव हो, 10 भी नहीं आई पॉजिटिव। हाँ, मैंने लिखा है कि जब भी चाक पर समीक्षा आती थी मैं डर जाती थी। और फिर मैंने राजेंद्र यादव से कहा कि राजेंद्र जी 2 सीन हैं उसमें तो उस पे लोगों को बड़ा ऐतराज है भाई हैं। तो है उतना ही कि कृष्णा सूर्ति के पात्र कहते हैं और मेरे करते हैं तो ये तो राजेंद्र जी ने कहा, मैंने कहा मैं उन्हें निकाल दूं क्या, काट दूं क्या उन सीन को? तो राजेंद्र जी ने कहा कि मैं होता तो कभी ना काटता। मैंने आप तो कभी ना काटते, आप जैसे वैसा ही मेरा नाम कर दिया है आपने। मैंने कहा मैं भी नहीं काटूंगी, क्योंकि एक बात बताती हूँ, उसको उन सीन को देने का कोई ऐसा नहीं था कि मेरी किताब चर्चित हो जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं था। एक मकसद होता है, सेक्स का भी एक मकसद होता है। वो कोई मौज और आनंद के लिए वहाँ सेक्स नहीं है, वो किसी को बचाने के लिए है, वो किसी को पुरुषत्व देने के लिए है, जो बिल्कुल ही बेचारा ऐसा हो गया था। तो हमारे यहाँ कलावती चाची हैं ही, सचमुच की हैं। मैंने कहा तुम्हारी कहानी लिख लिख के मेरे जूते पड़ रहे हैं वहाँ। हाइको है, चल मैं चलते संग खो कह रहा हमारी छोरी से ऐसे। मैंने कहा तुमने जो किए कमाल मैंने लिख दिए, सो काहे गई लिख रही तो है ना, अरे वो ऐसे डोल लो, तो उनकी तो फिर दास्तान शुरू हो गई है ना। तो ये मकसद होता है, कोई ऐसा नहीं था कि उसमें भाई इसके लिए किया हो या बहुत आनंद आ रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं था। वो तो पूरे गांव ने मारा उस मास्टर को, ईमानदारी मर रही है कि स्कूल मर रहा है। अब अगला प्रश्न पुनः लौट के आपके रचना प्रक्रिया का। आपकी कोई भी कहानी या उपन्यास हो, पहली बार कैसे कौंधती? शुरुआत हम लोग चाक के संदर्भ में करते हैं कि पहली बार कब लगा कि ये चाक मैंने ये उपन्यास लिखना था? पहले तो इसका नाम सब बाद में रखा गया है, जब पूरा लिख गया ये छपने जा रहा था। पहले तो हम 12 मासा कहते थे इससे, इसलिए कौंधा, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि शहरों की स्त्रियों की तो बात शहरों की लेखिकाएं करती हैं, बहुत हो चुकी भी है। गांव की स्त्री 12 महीने, इसमें 12 महीने चाक में आप गिन लेना, तो आषाढ़ से शुरू होता है और जेठ में ख़त्म होता है। गांव की स्त्री, एक किसान स्त्री साल के 12 महीने, किसान क्या वहाँ सातों जात रहती है, वो सारी स्त्रियाँ साल के जो महीनों को किस तरह व्यतीत करती हैं या किस तरह उसको सेलिब्रेट करती हैं या किस तरह उसमें मेहनत करती हैं, जो भी आप कहिए है ना, कैसे त्योहार मनाती हैं, कैसे क्या करती हैं, मेरे विचार से दिमाग में सबसे पहले ये आया है ना। तो मैंने इसे महीनों वाइज उसके नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स। जब मेरी माता जी थी उन्हीं के घर पे जाके उनके पास लिखा था। तो जब मैंने आषाढ़ लिखा तो ये चीज़ें आई, सावन लिखा तो चंद्रमा आई है ना, भादों लिखी तो कृष्ण का जन्म आया, जन्माष्टमी आई, कुंवार लिखा तो पितृपक्ष आया है ना। तो ये अच्छा, फिर स्कूलों की जो मैंने हालत देखी है बताती हूँ मैं आपको। प्राइमरी की शिक्षा गाँव में क्या है, क्योंकि मैं तो गाँव में ज़्यादातर आती जाती हूँ, रहती भी हूँ। तो जब मैंने प्राइमरी स्कूलों को देखा है, कुछ हमारे भाई लोग टीचर भी हैं वहाँ, तो वहाँ की दशा जो उसमें है वही वहाँ थी जो मैंने उसमें। तो पहले मैं प्राइमरी स्कूल पे लिखना चाहती थी
और मैंने एक छोटी सी वो लिख भी ली थी जिसका नाम रखा था कलम। लेकिन फिर जब ये सब चीज़ें आई तो फिर मैंने इसको स्थगित किया और प्राइमरी स्कूल के मास्टर से ही शुरू किया, या वो सारंग से शुरू किया, या जो हत्या हुई है ना उससे शुरू किया, क्योंकि गांव में ज़मीन को लेके सारे झगड़े हैं ना, सारे झगड़े हैं ना। फिर उसमें राजनीति को लेके सारे झगड़े हैं, उसमें कोई ठगा जाता है, कोई लखपति हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई सारे झगड़े हैं। मोहल्ले राजनीति के हिसाब से बढ़ जाते हैं, है ना। जो वोटिंग होती है उसमें बेईमानी होती है किस तरह। तो ये सारी जो राजनीति है उसमें, जो शिक्षा है उसमें, जो स्त्रियों का और उस स्त्रियों की भागीदारी उसमें कैसे है, ये मेरे दिमाग में था कि एक लिखा जाए। तो कल भी विजय बहादुर सिंह कह रहे थे कि सबसे अच्छा तो हमें चाक लगता है। मैंने अच्छी बात है, सब अच्छा लगता है। चाक लिखने के क्रम में जैसे शुरुआत आपने बारहमासा फिर स्कूल प्रमुख हो गया, जैसा सोचा था और जैसा हुआ उसमें कितना अंतर है और कितना? देखिए मुझे नहीं कहनी चाहिए ये बात, आप मेरा वो मत समझिए कि मैं कोई इसे गर्वोक्ति है। मैंने नहीं सोचा था कि क्या कैसा हो जाएगा, है ना। मैं तो बहुत मामूली चीज़ें लिख रही थी, हैं। लेकिन जो चीज़ें जुड़ती गईं, जैसे वो है ना कि मैं तो अकेला ही चला था सफ़र में, लोग आते गए, कारवां बनता गया, तो फिर उसमें चीज़ें जुड़ती चली गई हैं और चीज़ें मुझे फिर याद भी आती गईं ना। टीचर जैसे वो टीचर है उसमें सीता प्रजापति, तो प्रजापति इसलिए नाम रखा, कुम्हार है वो, कि कैसे टीचर भी एक कुम्हार होता है जो बच्चे को गढ़ता है, उसका तो ये है। और फिर हमें अपने लाल सिंह माँ साहब याद आए जिन्होंने हमें पढ़ाया कि वो कैसे थे, या गांव में अब क्या हो रहा है, खेल का सामान आता है तो क्या करते हैं, उसका तबादला होता है तो क्या होता है, वो वहाँ बच्चा क्या है, वहाँ उसमें बच्चे भी बहुत हैं, है ना, बच्चे भी बहुत हैं, उसमें जो माँ हैं वो भी बहुत हैं। तो जो माँ होती है उसका भी मुझे ध्यान आया। माँ के लिए एक जो माँ होती है वो वैसे सौतिया डाह हो तो मैं नहीं कह सकती वो, लेकिन बच्चे से प्यार नहीं होता। माँ होती है वो बच्चों के लिए बहुत वैसी ममत्व वाली होती है जैसे अपने बच्चे के लिए होती है। तो उसमें एक सीन है जो मुझे खुद ही अपनी पीठ ठोक लेती हूँ जिसमें कि बच्चे जा रहे हैं, एक चट्टा चौथ होती है जो ऐसे करके बजा के और फिर गाते हैं, तो बच्चे जा रहे हैं लेकिन उसका बच्चा नहीं है उसमें। चंदन तो पढ़ने चला गया है आगरे, है ना, डर के मारे भेज दिया है वहाँ। वो बच्चे जा रहे हैं, वो घूंघट लगाए, मेरी नायिका घूंघट वाली बहू है। तो बच्चों को जो टीचर है वो समझ लेता है कि ये वही औरत है जिसका बच्चा चला गया, तो बच्चों को उसके घर ले आता है। तो उसके एक एक के सिर को छू छू के देखती है, वो कहती है एक एक बच्चा चंदन हो गया मेरे लिए, है। तो ये सब बातें हैं जो स्त्री सोच सकती है ना, सोच सकती है ना। मेरे ख्याल में मैंने दन्नम को भी नहीं सोचा था ऐसा, मैंने अलमा कबूतरी को भी नहीं सोचा था ऐसा कि ये ऐसा बनेगा। लेकिन वो चीज़ें जुड़ती जाती हैं और जो अंदर की औरत है ना वो जो है उसमें शामिल होती जाती है स्त्री जो है, तो कुछ ऐसा बन जाता है। और अब इदन्नमम 94 में आपके आई, ये इसका पहला कब लगा? बताती हूँ। पहले मैंने ये कहानी लिखी थी, है ना, और वही जो मैं बार बार बात कहती हूँ कि उसको मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में देने गई थी, उसका नाम नेहबंद था। तब भी मैं शिवानी से प्रभावित थी तो मैंने उसमें लिख दिया उसे। लेकिन फिर मैंने वो अच्छा हुआ नहीं छपी। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं छपती हैं तो आगे बहुत काम आती हैं, तो वो नहीं छपी थी और मैंने फिर राजेंद्र यादव को दी, उन्होंने भी लौटा दी, है ना, नहीं मतलब नहीं है। फिर मैंने वो रख दी। ये भी चाक पर भी एक कहानी लिखी थी पहले, मैं जो भूल रही हूँ, हाँ, तो वो दोनों मैंने रख दी और फिर मैंने काम करना शुरू किया इन कहानियों पे। तो दोनों कहानियों का एक इदन्नमम हो गया, एक चाक हो गया। ये अच्छे से मेहनत करके काम करना, काफ़ी उपन्यास पढ़े और
तीसरे उपन्यास पे बात अलमा कबूतर, इसके लिए आप जाके कबूतरा जनजाति में आप गए भी हैं, अलमना से अपने भेंट भी। पहली बार ये रचना कब लगा कि मैं इस पे लिखी जाए? सबसे पहले यही लगा था, क्योंकि मैं जो मेरा गांव दूसरा बार, एक तो जन्म स्थान है जो अलीगढ़ ज़िले में है, वहाँ मैं बहुत कम रही हूँ, जहाँ की चंद्रा है। लेकिन मैं जहाँ ज़्यादा रही हूँ वो झांसी ज़िले में खिल्ली गांव है, जहाँ वो चिट्ठी वाला लड़का भी आसपास ही रहता है। तो अब तो वो लड़का नहीं है, मेरी उम्र का है। तो वहाँ पे मैं लगभग बचपन से रही हूँ। तो वहाँ पे जो कबूतरा जनजाति है वही डेरा लगा के पड़ी है। एक पहाड़ था, अब तो काट दिया, उसके पीछे। और उनका मैं कर्तव्य जभी से देखती रही हूँ, बचपन से देखती रही हूँ कि कोई भी चोरी कर लेता था, चाहे घर का लड़का ही कर ले चोरी, लेकिन कबूतरा ले गए, यही होता था। या कोई भी कहीं से कर लाए तो जो पुलिस भी है कबूतराओं को पकड़ ले जाती थी। तो मुझे वही चीज़ें सब याद थी। फिर मैं वहाँ जाने लगी। एक हमारे भाई बहुत शराब पीते थे, कबूतरियाँ ही पिलाती थी क्योंकि वो शराब बनाती हैं, तो वहीं जाने लगे वो, और घर से निकाल भी बहिष्कृत कर दिए, तो वहीं रहने लगे। उनकी मदद मुझे बहुत मिली। हाँ, क्योंकि उनकी बातें कबूतरियाँ मानती थी, मुझे तो भाषा ही नहीं बताती थी। कहती हम चोरी कैसे करेंगे, तो मैं भाषा बता देता हूँ। तो वो जो है कहती थी, तो वो बताती थी सारी बातें कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं वहाँ बैठती भी थी, उनके महीनों मैं गई। पति को नहीं बताती थी कि वहाँ ऐसा ऐसा मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो शहरी आदमी हैं, और शहरी आदमी डरपोक होता है ना। क्योंकि हम तो तब भी जीप में अपना खाना पानी और बंदूक रख के चलते थे। हमारा भाई पिस्तौल लेके चलता था, तो जगह जगह जाते थे, जहाँ कबूतराओं के डेरे हैं, जहाँ से डाकुओं का इलाका शुरू होता है, वहाँ भी जाते थे, सब जगह जाते थे। तो पति को पता लगता, वो मुझे जाने ही ना देते। तो हम दो अपोजिट पोल हैं, मैं उतनी लीडर और वो उतने डरपोक। तो फिर सारी खोज खबर दे ली, और फिर वो लिख, एक साल तो जो ले आई सारा कुछ लिख के, वो एक साल तो हाथ ही नहीं लगाया उसको। फिर दूसरे साल लिखा। अपनी सभी रचनाओं में सबसे कठिन कौन सा रहा लिखना आपके लिए? चाक। क्यों? क्योंकि जो मैं अपनी बहादुरी बता रही हूँ ना आपको, चाक लिखते डर लगा, क्योंकि उसमें नाम भी नहीं बदले। हाँ, अगर वहाँ दे दिया जाए ना तो वो मुझे मारने आएंगे। जाटों का गांव है पूरा। ये सारे जाट पात्र हैं, है ना। गजाधर सिंह नाम नहीं बदला, कई हैं नहीं ना, डोरिया नाम नहीं बदला। हाँ, जो है जैसे हर प्यारी नाम नहीं बदला, जो गुलकंदी का नाम नहीं बदला, विसुनदेवा का नाम। विसुनदेवा ऐसा था कि जो होते हैं ना, आप क्या कहते हैं उसको, जो कवि तुरंत बना देता है कविता, आशु कवि। तो एक विसुनदेवा हमारे गांव में आया करता था, और वो उसको सबका प्यारा था, बड़ा सुंदर लड़का। तो वो जो है तुरंत कविता बना देता था। ऐसे भी तो विलक्षण होते हैं गांव में, हैं। गांव की स्टडी करिए आप, तो एक से एक मिलेगा आपको, है। तो हमारे एक चाचा थे, तो वो चाकी पीस रहे थे, है ना, चाचा, और ऐसे करके उन्हें आंखें दुखने आ गई, तो वो डाल लिया। तो विष्णुदेवा ने सोचा कि कोई स्त्री है जो पीस रही है चाकी, तो उसने अपना गाना शुरू किया। तो चाचा जो है उसको आटा लेके और डालने गए, तो बोला मैंने तो जानी कुलमन ते नार, जा मैं निकलो संडपा यार हर गंगा। तो चाचा ने वो तो फेंका एक तरफ, उसे मारने दौड़े। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं वहाँ पे कि जो है तुरंत कविता बना देते हैं। या जैसे संक्रांति का टाइम है, तो नदी है हमारे यहाँ, तो वहाँ कंपटीशन हो रहा है लड़कियों वाले में और लड़कों वाले में, तो वो सब गाने गीत जो हैं। ऐसा है कि मुजाट का एक दुश्मन
संगीतकार था, मोजार्ट को तबाह करना चाहता था, तो उसने उसे मौत पे एक ओपरा लिखने दिया। उस लिखने के क्रम में मृत्यु पे तो वो बीमार भी हुए, अंततः मर भी गए। तो रचनाकार पे अपनी जो रचनाओं को रचता है एक प्रभाव अवश्य होता है उस प्रक्रिया का। तो आपके जीवन में अगर आपकी रचनाओं को निकाल दिया जाता तब मैत्री पुष्पा कैसे होती, और लिखने के वजह से क्या अंतर है दोनों? आप बिल्कुल देखिए, 3 भागों में मुझे बांट दीजिए। शादी से पहले मैं क्या थी, मैं स्कूल बता रही हूँ लड़कों के में पढ़ी हूँ, मैं फिर लड़कों के कॉलेज में भी पढ़ी हूँ, बुंदेलखंड कॉलेज में। इलेक्शन लड़े हैं वहाँ पे, और तब सगाई भी हो गई थी। तो लोगों ने कहा, उन्होंने मेरा चरित्र प्रमाण पत्र मांगा था, तो लड़कों ने कहा ये चिट्ठी आई है, वोट किसको दोगे? क्योंकि लड़कियाँ बात नहीं करती थी, मैं करती थी। वो लड़कियाँ बड़े बड़े घरों से आई थी ना, तो बहुत ही नाच नखरों से रहती थी। मैं वैसे ही रहती थी, पाँव में चप्पल है, कोई हवाई चप्पल, और चले जा रहे हैं। तो या कोई लड़का जा रहा है कि अरे रोक रोक साइकिल में मुझे बिठा, है ना, तो लड़के ये क्या, कितनी आवारा लड़की आई है, वहाँ भी यही कहा जाता था। तो एक जीवन वो था, शादी हो गई, फिर एक जीवन वो आया जो मैं अपना नाम भी भूल गई। जो मैं लिखा मैंने कि मेरे सर्टिफिकेट पीले पड़ गए, मेरे मेडल खोटे सिक्के जैसे खनकते थे उसमें। और मैं कहती थी सुनो हम भी पढ़ के आए हैं। तो मैं कहती हूँ कि हम मार से नहीं मारे गए, हम प्यार से मारे गए। जब मैं कहती थी हम भी पढ़ के आए, हमने भी मेहनत की थी, तो हम कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा है, घर में कहाँ तक कैसे। तो अरे यार तुम कहाँ जाओगी, अरे क्या परेशान हो जाओगी, हम कर तो रहे हैं, ऐसे कर तो हम तो प्यार की मार के मारे हैं। तब फिर जो देख लिया कि ये एक षड्यंत्र है, ये प्यार कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना हम अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, ये कहते हैं कहीं साथ जा रही हूँ तो अच्छी तरह चलो, तो सज भी रही हूँ, झुमकी पहन रही हूँ, अच्छा वहाँ बैठ जाओ, बैठ गई, है ना। ये दूसरी फेज है, बैठ गई, है ना। वो सबसे मिलते फिर रहे हैं, सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, डीजी से मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं। फिर इशारा किया तो खाना खा, तो खाना खाया उन्होंने, मैंने भी खाया। चलो घर आके साड़ी वाड़ी उतार दी। वो सोचते थे मैं कुछ नहीं सोचती, जैसा लोगों में प्रचलित है कि औरत कुछ नहीं सोचती, लेकिन मैं अकेले में रोती थी कि मेरी जीवन ये है। मेरी माँ ने तो मुझे बहुत बड़े उससे पाला था, तो रोती थी, किससे कहूँ। लेकिन और मैं आज आपके सामने कह रही हूँ, कभी नहीं कहा कि ये लिखने के पहले मैं बहुत अकेले में रोई हूँ, बहुत रोई हूँ अपने जीवन के लिए। मेरे पे मार नहीं पड़ रही थी, लेकिन मुझे जो घुटन थी, या जो मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए पश्चाताप था, जो मुझे अपनी चीज़ों को अपने अंदर जो थी एक लगन थी, उसको मारने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ती थी। उसके लिए मैं फिर रोती थी। रोने के बाद ये सारी चीज़ें लिखी हैं। हाँ, ये 3 फेजेज हैं। उसके बाद दूसरी फेज मैंने बता दी जो पति के साथ थी। आज भी पति से लड़ाई नहीं है। लोग सोचते हैं मैंने छोड़ दिए होंगे, नहीं छोड़े, बहुत हम नहीं, वो कुछ भी कहते रहे, मैंने कभी जवाब भी नहीं दिया। आप इसको मेरा दब्बूपन समझिए, क्योंकि जवाब देने से कलह बढ़ती है, कलह बढ़ती तो बच्चों पर असर आता है ना। और मैं कुछ अड़े तड़े बोलती तो बच्चे बाप की इज्जत न करते। मैं कौन होती हूँ कि बाप की इज्जत न करने तुम बच्चों को, है ना। तो कभी नहीं, बच्चे आज तक भी नहीं उनके सामने ज़्यादा वो नहीं करते। तो एक ये अनुशासन घर का समझ लीजिए। कुछ भी लेखन में भी वो अनुशासन मैंने बहुत साधा, लेकिन जो ज़रूरी बात थी मैं कह के मानी, जो ज़रूरी बात यहाँ रोकी गई थी, है ना, ये बात है। राजेंद्र यादव जी का जो प्रभाव रहा उसमें कई तरीकों से रहा। तो मेरा संदर्भ ये है कि आपके लेखन में अगर राजेंद्र यादव नहीं रहते तो क्या रहता। और हो सकता है कि मुझे इतनी किताबें पढ़ने को न मिलती। हो सकता है कि वो जो उन्होंने रास्ते बताए थे या जो हिम्मत दी थी, मेरे मन में आता था मैं राजेंद्र जी ऐसा लिखूंगी, तो वो ये नहीं कहती थी अरे नहीं ऐसे नहीं, हाँ बिल्कुल लिखो, है ना। जब मैंने कहा कि मैं कबूतराओं पे लिखूंगी, तो कहने तुम कैसे लिख सकती हो,
मतलब ये भी उनका एक उकसाने का वो था। हाँ तुम मूर्ख हो, तुम कैसे लिख सकती हो, तुम्हारे बाप नहीं लिख सकते। मैंने कहा मैं, यही थे उनके वाक्य। तो मैंने कहा मैं लिखूंगी राजेंद्र जी। जब अलमा कबूतरी छपा तो उन्हें बेहद खुशी हुई। शायद अपनी किताब पे इतनी होती हुई, इतनी ही हुई उन्हें, है ना। और बार बार देखने गए, जब मेले में लगी तो उसकी शक्ल उसकी किताब की शक्ल देखने गए। तो मैं मानती हूँ उनका, मैंने तो किताब भी लिखी है, वो सफर था कि मुकाम था राजन। तो मैं मानती हूँ कि मैंने तो बताया आपको कि उसके उनका योगदान बहुत था। और शायद मैं इस तरह करना लिखती, वो साथ जो रहा वो भी सहायक है उसमें। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने तो लिखित कर दिया है सारा काम। हाँ हाँ। एक चीज रचनाकार के तौर पे हम लोगों से शेयर करें कि राजेंद्र यादव और आप एक रचनाकार के तौर पे जो आपसी संवाद होता था, किन चीजों पे बात होती थी कि जिससे पता चले रचना और बेहतर हो, रचना कैसे अच्छी हो? बताती। मेरे पास जो आपने देखा कि गांव के अनुभव, लोकगीत, ये सब कुछ बहुत था, है ना, जो मैंने पूरा उलीच दिया। तो मैंने एक उदाहरण से बता दूँ। मैं राजेंद्र जी के पास में बैठी, मैंने कहा राजेंद्र जी हमारे गांव में ना एक औरत है और एक है आदमी, उसका नाम किड्ढा है। तो किड्ढा की बहू जो है, किड्ढा को तो कुछ नहीं समझती और साथ में एक और रहता है, बस उसको उसके साथ ही ज़्यादा वो रहती है, मतलब उससे प्रेम करती है या जो भी कुछ है उसका। और किड्ढा बेचारा बहुत दुखी रहता है। तो कहते हैं अरे डॉक्टर नहीं, लिखो लिखो। डॉक्टर नहीं कहते थे लिखो लिखो लिखो। मैं कैसे लिखूँ, कैसे, इतनी सी बात बताइए, आप कहते हैं लिखो, नहीं लिखो। तो मुझे और भी बातें याद आई किड्ढा की कि कैसे शादी हुई थी, कि 2 बैल बेचे थे तब उसको शादी करके, और बहू उसकी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और किड्ढा तो अपने ऐसे ही है ना, जाटों में शादी बड़ी मुश्किल से होती है। तो मेरी माता जी के पास बैठा किड्ढा। तो माता जी ने कहा किड्ढा तुम्हारी बहू कहाँ गई है? चाची कहा बताओ, वही के संग गई है, करुआ के संग गई है, वो काला था जिसको पसंद कर रही थी। तो उन्होंने तुमने रोकी नहीं, मेरी मान रही है, एक कहूँ तो 2 सुना देगी। तो ये सब खैर बेचारा रोने में आ गया। खैर ये थी। तो मैंने ऐसी कहानी राजेंद्र जी को, अब लिखो। तो मैंने लिखना उसको शुरू किया। ठीक है, काफ़ी लिखती गई, जैसे गांव में होता है कि उसके बच्चा हो गया, है ना, तो वो हुआ काला। किड्ढा तो काला नहीं था, है ना। तो पूरे गांव में हल्ला मचा, हाथी डोले गांव, जिसका हाथी उसका नाम, है ना। तो ये सब करके मैंने लिख दिया, है ना। तो लेकिन अंत ना मिले मुझे। राजेंद्र जी कह रहे कहानी लिख गई, मैं छापूंगा। तो मैंने कहा कि अंत नहीं मिल रहा राजेंद्र जी। तो मुझे डांटा उन्होंने, कहते हैं दिल्ली में बैठ के सोचती हो कि गांव का अंत यहाँ मिल जाएगा तुम्हें, हैं? जाओ गांव जाओ। हमारे गांव पैदल जाना पड़ता है। मैं अपना झोला डंडा लेके गई पैदल वहाँ पे। और फिर जो है देखिए, स्त्रियाँ जो हैं सारी कथाएं जानती हैं, है ना, और खोल भी देती हैं। तो वहाँ मैं जा रही थी, तो वो ठिलिया में बैठ के, जो ट्रैक्टर की ठिलिया होती है ना, तो गंगा जी नहा के आ रही थी। तो मैं रास्ते में, हाय पुष्पा भी तुम गंगा कैसे आई, जैसे गाँव में थे। फिर मैंने पूछा उनसे गाँव में जाके, सब बैठ गई मेरे पास कि क्यों भाभी ये बताओ किड्ढा की बहू के क्या है? तो उन्होंने बता दिया, बीवी उसने जो वही काला आदमी है, जो उसका नाम कैलाशी सिंह था, लेकिन वैसे तो मैंने तो कुछ और रखा है, बली सिंह रखा है। हाँ, उसको भाई दूज लेके अपने मायके भेज दिया। जाना था किड्ढा को, वही तो किड्ढा ही तो दमाद है उनका, भेज दिया उसको। तो उसके औरत के भाइयों ने खूब मारा उसको, इतना पीटा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कहा कि तू हमारा जीजा बन के आया है यहाँ पे, खूब मारा। फिर बेचारा किड्ढा ही गया और साइकिल पे धर लाया उसे। वो अंत है उसका। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे राजेंद्र जी से हम अपना शेयर करते थे चीज़ें, और कैसे वो फिर कहते थे कि लिखो लिखो लिखो, इसे ऐसे। उनके बारे में एक प्रश्न और ये, उनका अपना लेखन, उस पे कभी उन्होंने बात किया, बताया कि वो कैसे लिखते हैं या क्या उनका? मुझे उनका लेखन नहीं था पसंद। मैंने कहा तुम मेरा नहीं पढ़ती हो, और ये मैंने कहा राजेंद्र जी आपका जो विचार वाला लेखन है, उनकी किताब आदमी की निगाह में औरत,
वो मैंने पूरी रट ली थी, जैसे इतना अच्छा वो तो है, वैचारिक है। लेकिन मुझे उनकी कहानी फानी नहीं अच्छी लगी कभी। क्यों? मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कमलेश्वर की अच्छी लगती हैं, आपकी नहीं। हाँ, राजा निर्वंशिया मैंने एकेडमी में रह के उस पर नाटक भी कराया उधर। हाँ, कमलेश्वर से बात भी होती थी। राजन जी बहुत रूखा सूखा लिखते थे, बहुत रूखा सूखा लिखते थे, तो उसमें कुछ तो आनंद आए उसको पढ़ने का भी। तो एक भाषा ऐसी होनी चाहिए, मेरा मतलब यही है। उनकी भाषा बहुत सपाट थी, उसके लेखों के लिए तो अच्छी थी, वो कुछ भी कहें, लेकिन कहानी के लिए, उपन्यास के लिए। ये तो उनका लेखन ऐसा था, वो उनकी प्रक्रिया को आपने देखा होगा किसी रचना के संदर्भ में, वो कैसे बढ़ रही है या कैसे रुक रही है? नहीं, मैं बाद में आई, तब उन्होंने लिखना छोड़ दिया था। तो प्रक्रिया तो वही होती है हर लेखक की, कि वो कुछ देखता है, एक्सपीरियंस करता है, उसको अपनी तरह से सोचता है और लिखता है। अभी उन्होंने इस पे बात हुई, वो अब क्यों नहीं लिख रहे हैं? हाँ, तो कहते थे अरे यार बहुत लिख चुके हैं, ये लिख तो रहे, मतलब वो संपादकीय जो लिख रहे हैं। स्त्री लेखन और स्त्रियों पे आपने लिखा भी, लंबा लिखा और पूरा लेखन उसी के इर्द गिर्द रहा। ये अलग बात है, उसमें कभी मजदूरों की भी कहानी आई, कभी जनजातियों की कहानी आई, विजन में डॉक्टरों की कहानी आई, स्त्री मुख्य रूप से। ठीक है, स्त्री एक स्त्री को बेहतर देख सकती है, व्यक्तिगत अनुभव है, एक पुरुष को बेहतर देख सकता है। लेकिन जिस तरह हम ये प्रगतिशील या मार्क्सवादी रचनाओं को कहते हैं या दलित रचनाओं को कहते हैं कि वो एक खास तरह का प्रचारवादी रचनाएं, तो क्या ये स्त्री लेखन में भी ये चीजें आ सकती हैं? आ सकती हैं, और लोग उसको खांचों में बांटते भी हैं, लेकिन ना तो मैं प्रगतिशीलता की परिभाषा जानती हूँ, ना मैं मार्क्सवाद जानती हूँ, ना मैं स्त्री विमर्श भी नहीं जानती मैं। ये तो लोगों ने, जो मैंने लिखा, लोगों ने अपनी तरह से ये बांटा कि ये स्त्री विमर्श है। मैं तो स्त्री विमर्श नहीं जानती थी, मैं तो जो स्त्री का जीवन है वही लिखा मैंने। या जो चाक में के खाली स्त्री है, सारा समाज है उसमें, पुरुष हैं, उतने ही पुरुष हैं, उससे ज़्यादा पुरुष हैं जितनी स्त्री है ना। लेकिन लोग स्त्री देखते हैं, नहीं ठीक है, उसका एक रास्ता भी है। तो मैं ये सब नहीं जानती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ ना, जैसे आप ही कह रहे थे कि मैं कहती हूँ कि मैं तो अपना मतलब वही जो अनुभव है और लोग का जो मुझे ज्ञान है या जो उससे लिखती हूँ। मैं ये सब जो जितनी विचारधारा हैं वो लोग मुझे जोड़ लेते हैं उससे कि इस तरह की हैं, इस तरह की हैं। जो दलितों का जीवन जो मेरे साथ बीता है वो मैंने लिखा है ना। जो अलमा कबूतरी वाला जो है वो बीता है जनजातियों का, वो मैंने लिखा है। या फिर एक विशेष जाति दो मेरे साथ ज़्यादा रही है, जाट और यादव। या तो यादवों का लिखा है, जाटों का, और जन्म से ब्राह्मण एक भी नहीं लिखा क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। अब यह कि जीवन में साहित्य के अलावे तो सब जानते हैं साहित्य में आनंद है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको करके खुशी मिलती है साहित्य के अतिरिक्त मुझे सामान्य जीवन में? अब तो वो उम्र भी नहीं रही, नहीं तो लोकगीत गा के, ढोलक बजा के बहुत गीत गाए बहुत, है ना। जब तो काम ही ये था, लेकिन ऐसे पहले काम यही था कि गीतों में चलो कि गीत गाए आए, कि ये है ना, गीत गाए आए, नाच आए, ये गाए, ये बहुत खुशी। मतलब जो गीत और ना जो गांव वाला नृत्य मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता, वो मेरी खुशी का बहुत बड़ा वो था। और दूसरी बात, नाटक भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो यही सब है, यही था हमारी खुशी का। और खाना बनाना भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये दूसरा संक्षिप्त, इसको थोड़ा सोच के बताएं। हाँ। जीवन के ऐसे कौन से दृश्य या घटनाएं हैं जो काफी दिमाग पे छप गई हैं, दुख के कारण या खुशी के कारण? एक तो मैंने वो लड़के वाली बात बता दी, वो भी नहीं मैं भूलती। और
जो लड़का है वो अपने बूढ़ेपन में आज भी है, और मैं मिलती हूँ, वो भी मिलता है, मेरे घर भी आता है और सब कुछ है ना। उसके नहीं भूलती, वो भी नहीं भूला। मैंने चिट्ठी लिखी थी, तुम वो लड़की भूल गए होगे जो, तो उसने लिखा मैं एक भी दिन नहीं भूला। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ईदरनामा पहली प्रति उसी को भेजी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज 30 साल बाद तुम मेरे पास किताब के रूप में आई। ये लिखा, बड़ी बड़ी बातें करता है। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा जो दुख की बात पूछ रहे हो, तब दुख होता था। मेरी 3 लड़कियां हैं, जब मेरी लड़की होती थी और लोग मुझे लानत देते थे, बहुत दुख होता था मुझे, मैं बहुत रोती थी। मैंने इसमें लिखा भी है ना कि बेटा तुम इस संसार में आई हो और तुम्हारी माँ को लोग लानत दे रहे हैं, है ना। मैंने लिखा भी कि जब कहते आए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो मैंने अपने पति से कहा तुम मुझे स्मार्ट बनाना चाहते थे, ये दिल्ली के लोग हैं, ये एम्स के लोग हैं जो ये कहते आए मुझसे, इनके लिए मुझे बदलना चाहते थे तुम। तो लड़की, वो दुख मुझे होता था कि इतनी घृणा क्यों है लड़कियों से। अभी भी देखिए, कहने वाले कह देते हैं नहीं तो हमें तो यही, जैसे मैंने लिखा है कि हम दिखा तो ऐसे रहे थे जैसे सुजाता हमें चाहिए थी, लेकिन हम ही सोच जान रहे थे जो हमें वो बीत रहा। लेकिन मैं एक और बात इसमें जोड़ देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं कहा कि हमारी लड़की हुई है या कुछ। जब लोग मुझे रुलाते थे तो हमारे पास स्कूटर था, तो मुझे स्कूटर पर बिठा के और वो घुमाते थे और एक गीत गाते थे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। आज वही है दुआ भली कि मेरी तीनों बेटियां इतनी अच्छी अच्छी, वो डॉक्टर हैं तीनों और एम्स में प्रोफेसर हैं दोनों, तो 2 तो एक वो हॉस्पिटल चलाती है जिसने विजन लिखवाया। अब तक के जीवन का सबसे वो दिन जो खुशी से भरा है आपके लिए? मेरे लिए सबसे खुशी वाला दिन क्या कहूँ, लेखन का ही है, लेखन से ही जुड़ा है। एक दिन तो उस दिन भी खुशी हुई थी जो मैंने अभी तक बताई नहीं किसी को, जिस दिन मेरी शादी हुई थी डॉक्टर साहब से। मैं इतना डिजर्व नहीं करती थी जैसे समाज को देखने से कि वो मुझे मिल जाए, शक्ल सूरत से, स्मार्टनेस से और बोली चाली से। जैसे आप अगर होंगे तो वो ये नहीं कहेंगे, खड़े होंगे तो ये नहीं कहेंगे बैठ जाइए, वो कहेंगे तशरीफ रखिए। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है ना, मैं उनके लायक नहीं थी, लेकिन होता है कभी है। और मेरी माँ ने जाने कहाँ से ढूंढ लिए वो है बिना दहेज के। तो मुझे उस दिन भी हुई थी, झूठ क्यों बोल रही हूँ, शादी हुई थी तो। अच्छा, फिर तो उसके बाद तो बच्चे हुए, ठीक है, मैंने लिखा भी है मुझे कोई खुशी खुशी नहीं हुई, बच्चा नहीं चाहती थी मैं कि हो, है ना। वो तो करना पड़ा, कि करना क्या जानती भी नहीं थी कि कैसे बच्चे हो जाते हैं, तो वो तो हो गए खैर। लेकिन फिर जब किताबें आई ऐसा बहुत खुशी हुई कि क्या ये मैं ही हूँ। विश्वास भी नहीं होता था। ईदरनामा आया, उसकी इतनी वो भी हुई, इनाम मिले बहुत, है ना। तो इनामों को खैर मैं आज भी महत्व तो नहीं देती हूँ, लेकिन मिले तो मिले। हाँ, चाक को आज तक कोई इनाम नहीं मिला है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ये है, ये खुशी के पल जैसे मैं गिनती नहीं कर सकती, कुछ कुछ आते गए जीवन में। और लेखन ने, ये बात है, लेखन ने मेरी जीवन की धारा बदल के रख दी एकदम। अंतिम प्रश्न, प्रश्न ये कि कौन दिन भर में किसी भी दिन कोई ऐसी कौन सी चीजें जो हो जाए तो लगता है आज दिन बढ़िया गुजरा है? तो उस दिन अच्छा लगता है जब सारा घर खुश रहे, है ना, सारा या सब लोग जुड़ते हैं, उस दिन भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर की एक रस्म है वो निभी रहती है, तो अच्छा लगता है। ये मेरे ख्याल से हम लोग को बात यहाँ पे खत्म करनी चाहिए। एक महिला साहित्यकार के अलावे भी एक महिला ही के रूप में सबसे ज्यादा एक स्त्री के लिए क्या जरूरी है? बताती हूँ। देखिए, स्त्री शादी ना करे तो भी ठीक है, यदि शादी की है तो फिर उसको निभाना जरूरी है।
निभाना लोग उसको कमजोरी मानते हैं, स्त्री की कमजोरी मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब हम शादी करते हैं तो खाली सुविधाओं के लिए, आराम के लिए और उस आदमी के गुणों के लिए नहीं करते। वहाँ व्यवधान भी आ सकते हैं, वहाँ गरीबी भी आ सकती है और बीमारी भी आ सकती है और उस आदमी में बुराई भी हो सकती है, जैसे हम में हो सकती हैं। क्या हम में सारे गुण हैं? वो भी तो झेल रहा है। अगर इतना सोच ले तो ये बातें उठेंगी नहीं कि थोड़ी सी, मतलब मैंने कहा था, एक लेखिका ने कहा, वो पुलिस ले आई हस्बैंड के लिए, जाने क्या, फिर मुझसे मांग रही सलाह। मैंने कि मैं अब सलाह क्या दूँ, तूने सारे ही कर्म कर डाले। तो मैंने कहा, उससे कहा, उसका नाम लेके, कि कभी छोटे भी पड़ जाते हैं। ये नहीं कि हम हमेशा बड़े बड़े रहेंगे क्योंकि हम लिखते हैं इसलिए हम बड़े हैं, या हम कोई नौकरी बड़ी करते हैं तो इसलिए बड़े। नहीं नहीं, हम दोनों जो हैं, अगर हमने जीवन बांधा है अपना, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसके कुछ वो हैं, क्या कुछ कायदे हैं। अगर दूसरा बोल रहा है और गुस्से में है तो आप चुप रहिए, हैं, उसे बाद में समझ में आ जाएगा, है ना। और वो बोल रहा है, आपने 10 और सुनाई, तो फिर तो होगा, और आपके बच्चे देख रहे होंगे, वो भी नहीं करेंगे, फिर न आपका सम्मान करेंगे ना उसका। तो ये हम पीढ़ियों को देते जाते हैं इसे। तो यही है मेरा कहना, तो कि यदि हम, या तो शादी मत करो, यदि शादी करते हैं तो एक खुशहाल गृहस्थी भी बनाओ।